हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 7 के बारे में। यार ये लास्ट लेक्चर है हाइड्रोकार्बन्स का। और इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का आएगा, तो उसके लिए एक लेक्चर और लगेगा, यानी कि सैटरडे, यानी कि आज जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तब, और अगले दिन यानी संडे को ये पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा और फिर तेज़ी से अल्काइलाइड, अल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन वगैरह हम लोग फटाफट करेंगे और उधर 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद बस चैप्टर तेज़ी से निकलेंगे थोड़े से, फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन में टाइम लगेगा, उसे थोड़ा सा धीमे करेंगे, और उधर थर्मोडायनेमिक्स में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा स्ट्रेच होगा। लेकिन यार अब पूरा ही पढ़ाना है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, इसका तो थोड़ा सा बियर कर ही लो, है ना। चलो भाई, स्ट्रेट अवे अपनी बात शुरू करते हैं। आज का लेक्चर वैसे भी लंबा होने वाला है, पहले से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा देखना है जिससे एल्काइंस भी कवर अप हो जाए। हमें नोट्स कहाँ पे मिलते हैं? dextercam.in पे मिलते हैं। और यार इसकी प्रैक्टिस शीट मैंने अभी नहीं डाल पाई है, वो थोड़ा सा मैं बिजी शेड्यूल था इसलिए नहीं डाल पाई है, लेकिन जल्दी ही डल जाएगी, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। आज की कहानी की शुरुआत हमें करनी है कहाँ से? रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद एनबीएस से। एनबीएस किस लिए यूज़ होता है? एनबीएस यूज़ होता है एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब ब्रोमिनेशन के लिए एनबीएस यूज़ करते हैं। एनबीएस का मतलब होता है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। एनबीएस का मतलब क्या है? एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। तो अगर एन ब्रोमोसक्सीनामाइड बना के दिखाऊँ तुम्हें तो देखो, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड क्या होगा? सक्सेनिक एसिड से हम क्या बनाएंगे? एमाइड बनाएंगे और एन ब्रोमो लगा लेंगे और इसके साथ लेते हैं CCl4। ठीक, इसे कहते हैं एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। ये एनबीएस है। एनबीएस का फुल फॉर्म है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। तो ये क्या करता है? एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करता है। जैसे अगर हम सिंपल प्रोपीन ले लें, सिंपल प्रोपीन ले लें अपनी, तो ये वाला हाइड्रोजन कैसा है? एलाइलिक हाइड्रोजन है। तो इसमें अगर हम NbS CCl4 से रिएक्शन करा देंगे तो इससे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और Br बन जाएगा। तो ये एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो गया। इसी तरह से अगर हम बेंजाइलिक पोजीशन की बात करें, कई लोग बेंजाइलिक और फिनाइलिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? ये बेंजाइलिक H है। तो इसकी रिएक्शन अगर NbS और CCl4 से कराएंगे, NbS और CCl4 से अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? ये वाला H भी हट के क्या लग जाएगा? ब्रोमीन लग जाएगा। सिंपल बात है यार, तो फटाफट लगा देते हैं। तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ गया Br। बिल्कुल आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब रिएक्शन कैसे जाती है? रिएक्शन गोज बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करेंगे और वही से हम आंसर्स लिखेंगे। इसीलिए एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजिशन पे ही रिएक्शन ज़्यादा बढ़िया से हो रही थी। ठीक है, तो लिख लेते हैं द रिएक्शन गोज बाय the reaction goes via formation of free radicals at allylic and benzylic position. allylic and benzylic positions। ठीक, तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख दूँ, ये घर से करना है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। कि अगर हम मान लो ऐसी एल्कीन ले लें, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन ले लें, ठीक, और इसकी रिएक्शन NbS 1 इक्विवेलेंट इन CCl4 ले लें, तो इसे नंबर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो प्रोडक्ट बताना है। नंबर ऑफ मोनो ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बताने हैं। एंड ऑल्सो टेल द what, and also tell that thing, the मेजर प्रोडक्ट। तो ये भी हमें बताना है। ठीक है, इसे ये दोनों ये क्वेश्चन को करके रखना है, सिंपल सा सवाल है, आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को
नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, जरा सी भी, है ना। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अगली रिएक्शन डाल लेते हैं, हाइड हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, हेंग डाल लेते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। हेलोजिनेशन माने क्या होता है? एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन अगर हम करेंगे तो हम क्या करेंगे कि एल्कीन की रिएक्शन किससे कराएंगे? एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे Br2CCl4 से। ठीक है, Br2CCl4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे Br लग जाएगा और यहाँ पे Br लग जाएगा। और ये कैसा एडिशन है? ये एंटी एडिशन है। कैसा एडिशन है? एंटी एडिशन है। ठीक, ये एंटी एडिशन है। तो एंटी एडिशन है तो कैसे होगा? अगर हम ट्रांस एल्कीन ले लें और Br2CCl4 ले लें तो क्या बन जाएगा? मीजो प्रोडक्ट बनेगा। याद आ रहा है? ट्रांस, एंटी, मीजो। तो मीजो प्रोडक्ट डायरेक्ट बना देंगे यहाँ से, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी और ये कैसा बन जाएगा? मीजो बन जाएगा। और अगर हम सिस ले लेंगे तो, अगर हम सिस एल्कीन ले लें तो Br2CCl4 से क्या होगा? रेसमिंग मिक्सचर बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बता दो भाई। तो इससे रेसमिंग मिक्सचर बनेगा प्लस इसकी मिरर इमेज बनेगी, मतलब रेसमिंग मिक्सचर बनेगा तो एक कंपाउंड बना और इसकी मिरर इमेज बन गई यार। तो यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे Br आ गया और यहाँ से S3। तो ये क्या बन गया? पेयर ऑफ एनेंशियोमर बन गया। ये बात तो आसानी से समझ में आ ही रही होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये तो आसान चीज़ है। तो क्या बन गया? पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स आ गया यहाँ पर। ठीक, सिंपल बात है, रेसमिंग मिक्सचर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? रेसमिंग मिक्सचर बन जाएगा। रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा। ये आसान बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैकेनिज्म इसकी कैसे लिखेंगे, देखते हैं भाई। मैकेनिज्म में क्या होगा कि एल्कीन हमेशा कैसे एक्ट करती है? एल्कीन ऑलवेज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ब्रोमीन को हमने इस तरह से लिख लिया, एल्कीन ने ब्रोमीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अटैक किया और ये इस तरह से जुड़ गया। तो 1 2 3 4। तो इससे जो बना वो क्या बना? वो साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बन गया। ये क्या बन गया? साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बन गया। और फिर इस पर किसके अटैक कराया? इस पर अटैक करा देती है ब्रोमीन का, फिर से Br- अटैक करेगा इस पर। तो Br- कहाँ से अटैक करेगा? Br- एंटी साइड से ही अटैक कर पाएगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा, है कि नहीं? आसान बात है, Br- एंटी साइड से अटैक कर पाएगा क्योंकि जिधर साइड ब्रोमीन लगा हुआ पहले वहाँ से तो अटैक होने का कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। तो क्या बन गया? ये यहाँ पे ब्रोमीन आ गया और यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। ठीक, तो ये सिंपल एंटी एडिशन हो गया, आसानी से बात समझ में आ गई। ठीक, अब Br2CCl4 कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का। ये क्या होता है? लिक्विड होता है जिसमें जो एल्कीन के साथ या अनसेचुरेशन के साथ टेस्ट देता है और डीकलराइज हो जाता है। ठीक, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट बना के, क्या कि Br2CCl4 क्या करता है? ऑल्सो रिएक्ट्स, ऑल्सो सर्व्स, ऐसा लिख देता है, ऑल्सो सर्व्स एज द टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। ऑल्सो सर्व्स एज द टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक, तो ये क्या करता क्या है? जब एल्कीन या एल्काइन की रिएक्शन Br2CCl4 से कराते हैं, जब एल्कीन या एल्काइन की रिएक्शन Br2CCl4 से कराते हैं तो होता क्या है कि Br2CCl4 का रेडिश ब्राउन कलर जो होता है वो फेड हो जाता है, यानी कि वो डिकलराइज हो जाता है। ठीक है, लिख देते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस, एल्कीन्स और एल्काइंस when treated with Br2CCl4
the reddish brown color of reddish brown color of Br2CCl4 decolorizes। ठीक है, डीकलराइज हो जाता है क्या, Br2CCl4 का रेडिश ब्राउन कलर। ठीक, तो अब Br2CCl4 का रेडिश ब्राउन कलर होता है, Br2 वाटर को भी डीकलराइज कर देती हैं एल्किन्स या एल्काइंस। तो सिंपल अगर हम बात करें तो मान लो ऐसी हम एल्किन ले लें कोई सी, और Br2CCl4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा यार, यहाँ पे Br लग जाएगा और यहाँ पे Br लग जाएगा। सिंपल है। अगर हम एल्काइन पे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, Br2CCl4 एंटी एडिशन है, ये बात को ध्यान रखेंगे। Br2CCl4 कैसा एडिशन है, एंटी एडिशन है, तो पहले ब्रोमीन ब्रोमीन कहाँ लगेगा, एंटी एडिशन पर होगा, और फिर से एक बार Br2CCl4 होगा, तो इससे क्या बन जाएंगे, टेट्रा ब्रोमो एल्केन्स बन जाएंगे, टेट्रा ब्रोमो एल्केन्स बन जाएंगे। तो एल्कीन और एल्काइन दोनों ही ये टेस्ट देते हैं। दे बोथ डीकलराइज रेडिश ब्राउन कलर ऑफ Br2 वाटर और Br2CCl4। Br2 वाटर या Br2CCl4 दोनों को ही डीकलराइज कर देते हैं। ठीक, तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग will decolorize Br2CCl4 and also write the major product, also write the major product। ठीक, तो इसको पहला लिख देते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे Br2CCl4 से। ठीक है, फिर एंथ्रासीन की रिएक्शन कराएंगे Br2CCl4 से। ठीक, फिर फिनेंथ्रीन की रिएक्शन कराएंगे Br2CCl4 से। Br2CCl4 से फिर किसकी रिएक्शन करा ली, फिनेंथ्रीन की करा ली। इसके अलावा अगर हम सिंपल अपनी एल्कीन ले लें, साइक्लोहेक्सीन टाइप का कंपाउंड ले लें, तो क्या होगा, हम इनफाइनाइट क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं इसके, मैं थोड़े से लिख रहा हूँ जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए और तुम सवाल को सही करो। पेपर में सवाल आते हैं, आसानी से पूछे जाते हैं। तुम्हें ये बताना है कि ये टेस्ट देगा या नहीं देगा, अगर देगा तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये तो आराम से बतानी ही पड़ेगी, आसानी से हो भी जाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगली रिएक्शन लिखते हैं, अगली रिएक्शन यही लिख लेते हैं, इसी के नीचे हेडिंग डाल लेते हैं क्या, होमवर्क डिस्कशन की। तो एक और क्लास रखेंगे, होमवर्क तो डिस्कस कर ही देना यार कि ना करें, ये भी बताना कमेंट करके कि होमवर्क डिस्कस करा जाए या नहीं करा जाए। वैसे ही बहुत ही कम लोग देख रहे हैं, तो 100 लोग भी हार्डली देख पा रहे हैं चैनल को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग देख रहे हैं उनके साथ तो इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, इसलिए लगातार सीरीज चल रही है और चलती ही रहेगी। ठीक, लोग बहुत कम आ रहे हैं, कोई नहीं, चलो अब हेडिंग डाल लेते हैं, हेलो हाइड्रोजन फॉर्मेशन। हेलो हाइड्रोजन फॉर्मेशन का मतलब होता है, हेलो मतलब हेलोजन और हाइड्रोजन मतलब वाटर। तो इसमें क्या करेंगे, एडिशन ऑफ H2 वाटर करेंगे।
तो जनरली हम क्या करेंगे, Br2 वाटर लेंगे या फिर Cl2 वाटर लेंगे। इन जनरल हम Br2 वाटर ही यूज़ करते हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे कि इन दिस रिएक्शन द एडिशन ऑफ OH minus and Br plus takes place with Markovnikov rule। ठीक, और एंटी एडिशन है, कैसा एडिशन है, इट इज ऑल्सो एन एंटी एडिशन। ये भी कैसा है, एंटी एडिशन है। तो कैसे करेंगे रिएक्शन को, देखते हैं भाई। कि एल्कीन की रिएक्शन मान लो Br2 वाटर से कराई तो क्या होगा, एक तरफ Br लग जाएगा और एक तरफ OH लगेगा। अब किधर लगेगा इसे तय करना है, कैसे तय करेंगे, तो मैकेनिज्म लिखते हैं इसकी। मैकेनिज्म में क्या करेंगे, पहले तो बिल्कुल वैसे ही होगा, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनेगा। और कई बार इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इंटरमीडिएट क्या बन रहा है। क्योंकि इंटरमीडिएट साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बन रहा है इसलिए कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है। और कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है इसका मतलब क्या है, कार्बोकेटायन नहीं बनने का मतलब है कि रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये क्या बन गया, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बन गया। अब इस पर OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस बैक साइड से अटैक करेगा, इसे खोल देगा। तो क्या बन गया, यहाँ Br आ गया और यहाँ पे OH आ गया। सिंपल। अब क्योंकि कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है इसलिए रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो डायरेक्टली आंसर्स भी लिखे जा सकते हैं। और मैं लिख के दिखा देता हूँ कैसे लिख रहे हैं हम लोग। मान लो इस पर मैं Br2CCl4 कराना हो, Br2 वाटर कराना हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे Br आ जाएगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन, सिंपल। इसी तरह से अगर हम ये ले लें, अब इसमें भी क्या है, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एंटी पे लगाना है, और दूसरा बात का ध्यान ये रखना है कि कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आसानी से। अब बात करते हैं, अगली हेडिंग डाल लेते हैं, क्या, एलाइलिक और बेंजाइलिक क्लोरीनेशन। अभी हम लोगों ने ब्रोमिनेशन किया था NBS के साथ, अब क्लोरीनेशन कर लेते हैं। एलाइलिक और बेंजाइलिक क्लोरीनेशन करने के लिए छोटी छोटी रिएक्शन है जरा सी, लेकिन कभी कभी पूछी जाती हैं, इसलिए इन्हें लिखना ज़रूरी हो जाता है और इन्हें ध्यान रखना भी ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि एल्कीन की रिएक्शन SO2Cl2 और HNU के साथ कराई गई या फिर हीट किया गया, तो इससे एलाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन लग जाएगा। ठीक, और बेंजाइलिक पे भी क्लोरीन लग जाएगा। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगाने के लिए NBS है, और क्लोरीन लगाने के लिए SO2Cl2 के साथ HNU, और हीट है, रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही रिएक्शन जाएगी और क्या बन जाएगा, CH2Cl बन जाएगा। मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल पाथ है इसका। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। अगली रिएक्शन का नाम है कार्बिन इंसर्शन रिएक्शन। अगली रिएक्शन का नाम है, जो अगली टाइप की रिएक्शन हम कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारा पढ़ रहे हैं यार, ध्यान रखना। एल्काइलाइड में मैं दोबारा लिखूंगा नहीं, इन रिएक्शंस को बस पढ़ दूंगा फटाफट इन्हीं के नोट से। ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना इन बात को। अब इसमें क्या करना है, कार्बिन इंसर्शन रिएक्शन देखते हैं। कार्बिन इंसर्शन रिएक्शन, कार्बिन इंसर्शन रिएक्शन में क्या करेंगे, एल्कीन की रिएक्शन CHCl3 और KOH से कराएंगे और हीट करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ इसे।
ठीक, तो इससे कार्बीन इंसर्ट हो जाती। मैकेनिज्म कैसे चलेगी इसमें भाई, CaCl3 एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करने पे CCl3 माइनस बना देता और वाटर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, जो CCl3 माइनस है, फर्दर हीट करने पे CCl2 बन जाएगा, ये बन जाएगा डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बन गई है, डाइक्लोरोकार्बीन बन गई है, डाइक्लोरोकार्बीन बन गई, डाइक्लोरोकार्बीन बन गई और Cl माइनस अलग हो गया। अब डाइक्लोरोकार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो एल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगी, सिंपल बात है। तो अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें, यहीं पे देख लें इतनी जगह में, तो CCl2 कार्बीन है, तो एल्कीन ने इस पर अटैक किया, जो लोन पेयर था उसने इस पर अटैक कर दिया, तो क्या बन गया, बन गया आसानी से। तो ये कार्बन इंसर्शन रिएक्शन हो गई। अब कार्बन इंसर्ट करने के तरीके, एक तो CaCl3 और एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करना है, दूसरा तरीका क्या है कि हम डायजोमीथेन ले लें। डायजोमीथेन अगर हम ले लें CH2N2 और इसे हीट करें तो इससे कार्बीन बन जाती है और नाइट्रोजन निकल जाती है। ये जो कार्बीन बनी, अगर हम इसे इंसर्ट करना चाहें तो हम इसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। CH2N2 के साथ हीट लिखेंगे तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी सिंपल। ठीक, तो 3 मेंबर रिंग बनाने के ये काम आती है। ठीक है, इसके बाद अगली रिएक्शन जो पढ़नी है वो पढ़नी है वैकर्स प्रोसेस। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है, लिख लेते हैं यहीं पे, वैकर्स प्रोसेस। वैकर्स प्रोसेस क्या कहता है कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराई जाए PdCl2 वाटर CuCl2 और O2 के साथ। ठीक, इसके साथ रिएक्शन कराई जाए तो इससे कीटोन बन जाएंगे। सिंपल है, आसानी से लिखी जा सकती, डायरेक्ट रिएक्शन है, मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं पढ़नी, इसे याद रखना और भूलना नहीं है। ठीक, अब इसके बाद बात आती है एक रिएक्शन जो सिलेबस में नहीं है लेकिन बुक्स में कई बार क्वेश्चन आता है और कोई लोग वोकल देने के लिए पढ़ा भी देते हैं, उसका नाम है डील्स-एल्डर रिएक्शन। ठीक, मैं भी लिख देता हूँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं, सिलेबस में नहीं, कभी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन लिख देता है ना, डील्स-एल्डर रिएक्शन। एल्डर का ए कैपिटल कर देते हैं, डील्स-एल्डर रिएक्शन। डील्स-एल्डर रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। ठीक, तो इसमें एक डाइन होती है और एक डाइनोफाइल होता है, एक चुड़ैल और एक चुड़ैल को चाहने वाला। नहीं, डाइन नहीं, डाइन नहीं है, डाइन है। डाइन और डाइनोफाइल मतलब डाइन को चाहने वाला, और इसे हीट करते हैं तो ये रिएक्शन कैसे होती है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, ये इस पे घूमता है, ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, तो ये सिंपल साइक्लाइजेशन हो जाता है। रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रही, तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ होगा कि ये बॉन्ड हमें टूटता हुआ दिखाई दे हुआ होगा, ये बनता हुआ, ये टूटता हुआ, ये एक बॉन्ड बनता हुआ, ये तो सिंगल बॉन्ड था, ये टूटता हुआ और ये बनता हुआ। देखो 6 मेंबर की रिंग बन गई आसानी से। ठीक, तो डाइन कैसी होनी चाहिए, डाइन हमारी सिस होनी चाहिए। अगर हम ट्रांस डाइन ले लें तो उसके साथ एल्कीन की कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो हमें सिस डाइन चाहिए। तो सिस डाइन हमने बनाने के लिए क्या किया, एल्काइन से रिएक्शन करा दी। अब एल्काइन से रिएक्शन कराई, देखो क्या हुआ, ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, तो जहाँ पे बॉन्ड सिंगल था वहाँ डबल हो गया, जहाँ डबल था वहाँ सिंगल हो गया और नए बॉन्ड फॉर्म हो गए। सही, आसानी से बन गया ये, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर के लिए छोड़ देते हैं, होमवर्क के लिए करके रखना इसे। ये डाइन ले ली और बेंजाइन हमने ले लिया डाइनोफाइल, तो इसका प्रोडक्ट लिख के रखना। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, लिखोगे आसानी से हो जाएगा, कोई इसमें समस्या आने वाली
नहीं है, आसानी से ही करना है, ज़्यादा मुश्किलात आने की संभावना इसमें कम है। ठीक, अब अगली रिएक्शन जो है वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब छोटी छोटी टुच्ची टुच्ची सी रिएक्शन है, इन्हें कर लेते हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के लिए सबसे जो पॉपुलर है वो पॉलीथीन बनाना है। एन टाइम्स इथीन ले ली, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लिया, तो इससे पॉलीथीन बन गई। ये क्या बन गई? पॉलीइथीन बन गई। ठीक, इसी तरह से अगर हम विनाइल क्लोराइड ले लें, विनाइल क्लोराइड ले लें, तो इसका अगर हम पॉलीमराइजेशन करा दें, पॉलीमराइजेशन करा दें तो इससे क्या बन जाएगा? पीवीसी बन जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। यार सिंपल है बिल्कुल, आसानी से देखो। तो ये क्या बन गया? पीवीसी। पीवीसी का, पीवीसी जो पाइप बनते हैं पीवीसी वाले ना, उन्हें पीवीसी कहते हैं। तो पीवीसी का मतलब क्या बन गया? पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया ये? पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गया। आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम स्टाइरीन ले लें, अगर तो ये क्या है? ये स्टाइरीन है, और इसका भी पॉलीमराइजेशन करा दें तो इससे पॉलीस्टाइरीन बन जाती है। पॉलीस्टाइरीन बन जाती है। ठीक, इसी तरह से अगर हम साइनाइड ले लें, तो ये क्या है? एक्राइलो नाइट्राइल है। क्या नाम है इसका? एक्राइलो नाइट्राइल या विनाइल साइनाइड। एक्राइलो नाइट्राइल या विनाइल साइनाइड। तो इससे क्या बन जाता है? इससे बन जाएगा पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, जिसे पैन भी कहते हैं। तो ये पॉलीमर्स की कुछ रिएक्शंस हैं जो पॉलीमर चैप्टर में आएंगी आगे, वो हैं। ठीक, अब बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ डाइंस की, है ना। हेडिंग डाल लेते हैं रिएक्शंस ऑफ डाइंस। रिएक्शन ऑफ डाइंस, रिएक्शन ऑफ डाइंस। जब रिएक्शन ऑफ डाइंस लिखते हैं तो डाइंस देखो कैसे हो सकती है। हमने ले ली 1,4 ब्यूटाडाइन ले ली, तो इसमें 1 2 3 4 नंबर डालिए। ये 1,4 ब्यूटाडाइन है। अगर हम इससे HBr की रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन दो तरह से हो सकती है। एक हो सकती है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो नॉर्मली लिखी जाती है, जिसे हम लो टेम्परेचर कहते हैं। और एक हो सकती है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिसे हम हाई टेम्परेचर कह रहे हैं, या फिर रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन होगी तो यही होगी। ठीक, तो जब ये ऐसा हो रहा है, तो जब लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है तो उस केस में क्या होता है? 1,2 एडक्ट बनता। क्या बनता है? 1,2 एडक्ट बनता है, जो इसे हम KCP कहते हैं। क्या कहते हैं? KCP। KCP की मतलब काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक, इससे क्या बन गया? KCP बना, और इसे हमने क्या किया? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट का। इसे थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं ना। फिर दूसरा क्या बनेगा हमारा? दूसरा बनेगा हमारा 1,4 प्रोडक्ट। इसे यहाँ पे बना लेते हैं। तो 1,4 प्रोडक्ट बना, तो H इधर लग गया और Br यहाँ लग गया। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो देखो, ये 1 2 3 4 ऐसे आया, और ये 1 2 3 4 ऐसे आया। तो ये 1,4 प्रोडक्ट बन गया। ठीक, तो इसे कहते हैं 1,4 एडक्ट। एडक्ट का मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन और प्रोडक्ट मिला के बना दिया एडक्ट।
तो जब 1,4 अटैक बनता है तो इसमें हम कहते हैं ये टीसीपी बना है। टीसीपी का मतलब होता है थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बना, थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बना तो उसमें हम क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करेंगे। क्या करेंगे चेक, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करेंगे। ठीक, तो दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते थे, या तो केसीपी बन सकता था या टीसीपी बन सकता था। मैं दोनों ही बना के दिखा देता हूँ, तो मैं उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो भाई कैसे बनाएंगे। अगर हम मैकेनिज्म वाइज देखें तो क्या होगा कि H प्लस पे अटैक कराना है तो H प्लस पे इसने एल्कीन ने अटैक किया, तो यहाँ कार्बोकेटाइन आया। अब इसके पास दो रास्ते हैं कि या तो ये Br माइनस से यहीं पे रिएक्शन कर ले, जब यहीं पे रिएक्शन कर लेगा तो क्या बना देगा, तो 1,2 एडक्ट, या फिर ये रेजोनेंस करे और फिर Br माइनस इस पे अटैक कर दे, तो इससे 1,4 बन जाएगा। ठीक, तो इन जनरल अगर कुछ नहीं दिया होता है तो हम 1,4 प्रोडक्ट बनाते हैं। ध्यान रखना, ऐसे सवाल हिमांशु पांडे में बहुत सारे दे रखे हैं बुक में, और एम एस शॉन में भी बहुत सारे दे रखे हैं, और आईआईटी ने तो खैर कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, लेकिन बुक्स में और मॉड्यूल्स में काफ़ी सवाल ऐसे होंगे, और जो क्वेश्चन मैं भी भेज रहा हूँ उसमें भी होंगे ऐसे सवाल। तो उन्हें ध्यान में रख के लगाना है कि इन जनरल हम कैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि 1,4 प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर डाइन ले लें और इसमें H2PD की रिएक्शन करा दें 1 इक्विवेलेंट से, तो ये बन जाएगा। ठीक, इसमें H2PD 1 इक्विवेलेंट ले लें, बन जाएगा ये। अब अगर हम ट्रांस ले लें, अगर हमने ट्रांस ले लिया तो ये प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि H2PD सरफेस फेनोमेना है, तो इसमें जो एंडोसाइक्लिक बॉन्ड है वो टूट जाएंगे, तो बाहर वाला टूट जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात है, बाहर वाला टूटेगा अगर 1 इक्विवेलेंट लिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपाउंड में एल्कीन और एल्काइन दोनों हो यार, ऐसा हो सकता है ना कि एक कंपाउंड में एल्कीन और एल्काइन दोनों हो। तो लिख लेते हैं इस बात को, क्या कि when alkene and alkyne both are present in a compound, बोथ आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड में क्या होगा, तो इसके दो केस हो सकते हैं। क्या दो केस हो सकते हैं कि दे कैन बी आइसोलेटेड और दे कैन बी कॉन्जुगेटेड। ये दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि या तो वो कॉन्जुगेटेड होंगे या फिर आइसोलेटेड होंगे। आइसोलेटेड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या तो दूर दूर होंगे या फिर एक साथ, एक के साथ एक क्या होगा, रेजोनेंस में होगा। तो एक एक केस करके देख लेते हैं। तो पहला लिखते हैं, इफ द एल्केन एंड एल्कीन्स आर आइसोलेटेड, लिखते हैं इफ द एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर आइसोलेटेड। अगर वो आइसोलेटेड है, देन द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल टेक प्लेस प्रेफरेबल ऑन द डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अगर दोनों अकेले अकेले हैं तो डबल बॉन्ड ज़्यादा ससेप्टेबल है रिएक्शन करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू ट्रिपल बॉन्ड। लिख लेते हैं, देन द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल takes place mainly at double bond।
तो ये कैसे हैं, आइसोलेटेड। अगर हम इसमें HCl1 इक्विवेलेंट ले लें तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा और सिंपल बन जाएगा। ठीक। अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि इफ़ दे आर कॉन्जुगेटेड, अगर वो कॉन्जुगेटेड हुए तो क्या होगा, अगर वो कॉन्जुगेटेड हुए तो ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक होगा और डाइन्स फॉर्म होंगी। ठीक, कॉन्जुगेटेड डाइन्स बनेंगी। ठीक, लिख लेते हैं। इफ एल्कीन एंड एल्काइंस आर इन कॉन्जुगेशन, अगर ये कॉन्जुगेशन में हुए तो क्या होगा, अगर ये कॉन्जुगेशन में हुए देन द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, the attack of electrophile takes place primarily at the triple bond and conjugated dienes are formed। कॉन्जुगेटेड डाइन ज़्यादा स्टेबल होंगी इसलिए वो बन रही और फ़ायदा भी मिल रहा है। तो अगर हम ऐसा ले लें, ब्यूट-2-इनाइन ले लें और इसकी रिएक्शन HX से कराएं तो एल्काइन पे रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा, X यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एल्कीन्स हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरी ख़त्म कर ली। एल्कीन्स ऑलमोस्ट क्या ख़त्म ही कर लिया। अब बात करते हैं एल्काइंस की। कुछ रिएक्शन जो होंगी वो अगर वो रह रही होंगी तुम्हारे हिसाब से तो वो कहीं ना कहीं आगे ज़रूर रिफ्लेक्ट होंगी, ऐसा हो नहीं सकता कि ना है। ठीक है ना, कोई भी रिएक्शन अनटच नहीं रहेगी। हो सकता है वो एल्काइलाइड में, हो सकता है वो एल्डिहाइड कीटोन में, कहीं ना कहीं ज़रूर आ जाएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई फिर भी रह गई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा कि कौन सी रह गई है और अगर ज़रूरत होगी तो उसे करा भी दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं एल्काइंस। एल्काइंस थोड़ी ही हैं, ज़्यादा है नहीं। एल्काइंस में ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। तो पहले लिख लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पहला लिख लेते हैं फ्रॉम डीहेलोजिनेशन, from dehalogenation of vicinal dihalides, dehalogenation of vicinal dihalides and geminal dihalides। विसिनल डायलाइट्स एंड जेमिनल डायलाइट। विसिनल डायलाइट कौन से होते हैं, जिन्हें हम 1,2 कहते हैं, और जेमिनल का मतलब 1,1 डायलाइट्स। ठीक, अब देख लेते हैं विसिनल का, देख लेते हैं एग्जांपल। तो हमने मान लिया कि ब्रोमीन ले लिया यहाँ पे। इसकी रिएक्शन हमें पता है कि अगर हमें एल्कीन तक पहुँचना है तो पहले एल्कोहलिक के वजह साथ हीट करेंगे। ठीक, तो इससे एल्कीन बन जाएगी एक। अब एल्कोहलिक KOH इतना स्ट्रॉन्गर बेस नहीं है कि वो इससे रिएक्शन कर पाए, फर्दर रिमूव नहीं कर पाता। तो उसके लिए हम एक नया बेस यूज़ करते हैं जिसे हम सोडामाइड कहते हैं, NaNH2। NaNH2 को क्या कहते हैं, सोडामाइड है। ये क्या है, सोडामाइड इसका नाम, सोडामाइड। तो इससे एल्काइन बन जाएगी। ठीक, अगर हम NaNH2 यहाँ पे एक्सेस में ले लें NaNH2 एक्सेस में ले लें तो क्या बन जाएगा, डायरेक्टली एल्काइन बनेगी पहले, और एल्काइन से NaNH2 फर्दर रिएक्ट करके C ट्रिपल बॉन्ड Na प्लस बना देगा।
तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइंस बन जाएंगे और रिएक्शन यहीं पे रुकेगी जाके, ठीक है। अब अगर विसनल डाइहाइड ले लें, विसनल हो गया, अब जेमिनल डाइहाइड ले लें, तो जेमिनल डाइहाइड के लिए क्या करें, 1,1 डाइहाइड ले लें। इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक की वजह से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। और हम जानते हैं कि ये NaNH2 से ही रिएक्शन करता है, अल्कोहलिक की वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं करता है, तो इससे भी एल्काइन बनाई जा सकती है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड इज डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड्स। टेट्रा हेलाइड्स का क्या करें, डीहेलोजिनेशन करें। टेट्रा हेलाइड जैसे क्या ले लिया कि CH3 CBr Br। अब देखो Br का स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो ये वैसे भी निकलना चाहते हैं, आयोडीन तो इनफेक्ट टिक भी नहीं पाएगा, तो यहाँ पे हमने जिंक डस्ट के साथ इसे ट्रीट कराया, तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी एल्काइन बन गई। सिंपल सी बात है, कोई आसान इसमें मतलब मुश्किल तो हो ही नहीं सकती। अब ये तो आसान आसान रिएक्शन है, ठीक। अगली रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ हेलोफॉर्म विद Ag। हेलोफॉर्म विद Ag। अब हेलोफॉर्म क्या होता है, हेलोफॉर्म इज CHX3। CHX3 को हम क्या कहते हैं, CHX3 इज हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म में जो CHCl3 है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। वही क्लोरोफॉर्म है जिसे सूंघ सूंघ के लोग बेहोश हो रहे थे। क्लोरोफॉर्म ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है, ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है। और जो CHI3 है वो येलो सॉलिड है, येलो सॉलिड है, ठीक है। तो हम रिएक्शन अगर कराना चाहें तो सिंपल एक रिएक्शन लिख सकते हैं, CHCl3 की रिएक्शन Ag के साथ कराएं तो इससे एल्काइन बन जाएगी और 6AgCl बन जाएंगे। सिंपल रिएक्शन, कोई मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला तरीका है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, ये हम लोग लिख चुके हैं। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करेंगे, अब हमने मान लो मैलेइक एनाइड्राइड ले लिया या मैलेइक एसिड ले लिया, उसका सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ले लिया और इसकी क्या करा दी, इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, तो इससे एल्काइन फॉर्म हो गया। क्या बन गया, एल्काइन फॉर्म होगा और KOH बन गया, और क्या बनता है, CO2 बनती है, ठीक, और H2 बनती है। ये तो सिंपल है रिएक्शन, बिल्कुल आसानी से मैकेनिज्म इसकी पहले से ही जानते हैं, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगली रिएक्शन है फ्रॉम ग्रेफाइट। ये बिल्कुल छोटी छोटी रिएक्शंस हैं जो हमें पता ही होनी चाहिए, इनके लिए कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ग्रेफाइट से क्या करते हैं कि कार्बन सॉलिड को हाइड्रोजन गैस के साथ हम लोग ट्रीट कराते हैं इन इलेक्ट्रिक आर्क, तो इससे एल्काइन बन जाती है, ठीक। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइज करें तो इससे एल्काइन बन जाएगी। सिंपल रिएक्शंस है यार, जवन्नी चवन्नी की इन्हें मतलब लिखने में भी हमें दुख हो रहा, लेकिन फिर भी लिखनी तो पड़ती हैं, ठीक। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइन फ्रॉम लोअर एल्काइन, ये कन्वर्जन के काम आ जाएगी। लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइन फ्रॉम लोअर एल्काइंस हायर एल्काइंस फ्रॉम लोअर एल्काइंस क्या करेंगे,
आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच की रिएक्शन ओ एच माइनस से कराएंगे तो ओ एच माइनस इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि वो एच निकाल पाए। लेकिन अगर हम ओ एच माइनस के साथ इसे हीट करेंगे प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग के बाद तो इससे हम एच निकाल पाएंगे। लेकिन इन सब में बढ़िया तरीका क्या है कि बेस्ट तरीका क्या है कि Na2 से रिएक्शन करा दें, सी ट्रिपल बॉन्ड Na+ बन जाएगा और फिर किसी से R-H से रिएक्शन करा दें इसकी तो SN2 हो जाएगी और एक हायर एल्काइन बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो R-H क्या हो सकता है 1 डिग्री या 2 डिग्री में से कुछ भी हो सकता है आसानी से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस देख लेते हैं। खत्म करेंगे यार आज ही इसे, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस लेस रिएक्टिव होती हैं एल्कीन से टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बात ध्यान रखने की, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे कि लिख देते हैं कि एल्काइंस, कुछ गड़बड़ हो रही है यार बैकग्राउंड में, तो एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन्स towards electrophilic addition reactions। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए कौन एल्काइंस जो होती हैं वो कम रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कोई ऐसा रिएक्शन कराते हैं कि एल्काइन और इसमें एक्स और वाई को हमें ऐड करना है, तो जहाँ पे x ऐड हुआ है वहीं पे दोबारा से भी x ही ऐड होगा। ठीक है, जहाँ पे x ऐड हुआ वहीं पे x ऐड होगा। जैसे अगर हम मान लो कि प्रोपाइन ले लें, क्या ले लें, प्रोपाइन ले लें और इसमें HX ऐड करें तो ये क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा तो CH3CX बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। ठीक, ये HX फिर से इस पे ऐड होगा क्योंकि X के पास लोन पेयर है, इसलिए X भी वहीं पे अटैक करेगा जाके जहाँ पे X पहले लगा था। तो देखो जहाँ पे H लगना, जहाँ पे X लगना था वहाँ X लगा दो बारी, जहाँ पे Y लगना था वहाँ पे दो बारी Y लग गया। सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन में क्या होगा, एल्काइन के रिडक्शन से अगर H2PT से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाती है, डायरेक्ट एल्केन बन जाती है। ठीक है, अब एल्काइन का रिडक्शन जो हमें पता है वो दो तरह से और पता है कि एल्काइन की रिएक्शन हम किससे कर सकते हैं, H2PD BaSO4 से, और इससे क्या बनती आती है, इससे सेल्कीन बनती है, और Na लिक्विड अमोनिया से करते हैं तो इससे ट्रांस एल्कीन बन जाती है। तो बिल्कुल सिंपल बातें हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं, आसानी से ये समझ में आनी भी चाहिए और इनमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक, अब एल्काइन पे अगर छोटी छोटी रिएक्शन से फटाफट लिख देते हैं, एल्काइन पे अगर हम लोग Cl2 की रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, वेस्ट्रॉन बन जाएगा। इसका नाम क्या है, वेस्ट्रॉन, इसका नाम क्या है, वेस्ट्रॉन। और इसकी रिएक्शन अगर हम BaCl2 से करा दें तो इससे CCl2 डबल बॉन्ड CHCl बन जाता, इसे हम कहते हैं वेस्ट्रेसॉल। ठीक है, बहुत कम है लेकिन कंपाउंड का नाम ही कहीं पूछ ले तो बात अलग है, वैसे ये पूछना नहीं चाहिए, ये बहुत अजीब सी रिएक्शन है। ठीक, इसी तरह से अगर हम एल्काइन की रिएक्शन ASCl3 से करा दें, आर्सेनिक क्लोराइड से करा दें
तो CH Cl डबल बॉन्ड CH AsCl2 बन जाता। इसका नाम ल्यूसाइट है। ल्यूसाइट है, पॉइजनस गैस है, यूज्ड इन World War II। पॉइजनस गैस यूज्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तब ब्रिटिशर्स ने इसके लिए क्या बना दिया था, बेल बना दिया था। ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड बनाया था जो जर्मनी के अटैक को शांत कर सके। ठीक, तो ये जर्मन लोगों ने बना दिया था ल्यूसाइड, तो उन्होंने एंटी ल्यूसाइड बनाया। ठीक, अब अगली रिएक्शन जो है वो क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर कैसे कराते हैं, एल्काइन की रिएक्शन कराते हैं HgSO4 और H2SO4 से। HgSO4 और H2SO4 से कराते हैं, तो इससे बन जाते हैं कीटोन्स। ठीक, तो मार्कोनिकॉफ से क्या करो, वाटर का एडिशन करो और फिर टॉटोमराइजेशन करा देना। ठीक, सिंपल बात है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आसानी से हो जाएगी। ठीक, फिर इसका अगर हम HBO कराएं, HBO कराएं यानी कि B2S6 THF H2O2 और OH माइनस करा दें तो क्या होगा, तो एल्डिहाइड बनेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर विद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एडिशन ऑफ वाटर, वाटर यानी H प्लस एंड OH माइनस विद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और ऊपर वाले में क्या हो रहा था, HgSO4 H2SO4 में एडिशन ऑफ वाटर विद मार्कोनिकॉफ रूल। कैसे हो रहा था, मार्कोनिकॉफ रूल से हो रहा था। तो दोनों में डिफरेंस इतना है, एक में मार्कोनिकॉफ रूल और एक में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। ठीक, अब बात आती है किसकी, ओजोनोलिसिस की। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइंस कैसे कराएंगे, जब एल्कीन्स का ओजोनोलिसिस कर रहे थे तो डबल बॉन्ड तोड़ के ओ दे रहे थे, इसमें भी डबल बॉन्ड तोड़ के ओ देंगे, लेकिन क्योंकि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड रह जाएगा, वो टूटेगा नहीं, तो अल्फा बीटा डाई कीटोन बन जाएंगे। अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो इसमें ये बन जाएगा। ठीक, बॉन्ड को तोड़ देंगे, डबल बॉन्ड हो देखे। अगर हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे, अगर हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो एसिड बन जाएंगे। तो अगर हम R प्राइम लिख दें यहाँ पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएंगे। इसके बाद जो रिएक्शंस आती हैं वो आती हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन छोटी छोटी सी हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत, जेई ने एडवांस में पूछी है कई बारी। ये रेड हॉट ट्यूब वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड हॉट आयरन ट्यूब ले लें या कॉपर ट्यूब ले लें तो इससे बेंजीन बन जाती। अगर हम 4 ले लें तो इससे साइक्लोऑक्टा टेट्राईन बन जाती है। ये क्या बन गई, कॉट यानी कि साइक्लोऑक्टा टेट्राईन। अगर हम प्रोपाइन ले लें तो इससे मेसिटिलीन बन जाएगी। ठीक, इसी तरह से अगर हम एल्काइन की रिएक्शन मतलब एसिटिलीन की रिएक्शन CuCl और NH4Cl से करा देते हैं तो इससे विनाइल एसिटिलीन बन जाती। क्या बन जाती है, इसका नाम विनाइल एसिटाइलीन, ओहो
टाइलिन, जो फिर से CS ट्रिपल बॉन्ड CH और CuCl और NH4Cl के साथ रिएक्शन करके डाइविनाइल एसिटिलीन बना देती है। डाइविनाइल डाइविनाइल एसिटिलीन बन जाएगी। ठीक है, क्या है? डाइविनाइल एसिटाइलीन। ठीक, सिंपल बात है, आसानी समझ में आ जानी चाहिए। तो अब बसते हैं टेस्ट ऑफ एल्काइंस, वो भी लिख लेते हैं और ख़त्म करते हैं एल्काइंस का काम। हेडिंग डाल लेते हैं टेस्ट ऑफ एल्काइंस। टेस्ट ऑफ एल्काइंस में पहले लिखते हैं रिएक्शन विथ टॉलरेंस रिएजेंट। थोड़ी सी मैंने तेज करी है ये क्लास, है ना, कुछ छोड़ा नहीं है, सब कुछ पढ़ाया है, लेकिन थोड़ी तेज करिए। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलरेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये टॉलरेंस रिएजेंट है। ठीक है, तो जब एसिटिलीन की रिएक्शन इससे कराई जाती है तो इससे सिल्वर एसिटिलाइट का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता। कैसा? वाइट पीपीटी बन जाता सिल्वर एसिटिलाइट का, और इससे वाटर बन जाएगा और अमोनिया बन जाएगी। ठीक, ये टेस्ट केवल टर्मिनल एल्काइंस का है। दिस टेस्ट इज गिवन ओनली बाय टर्मिनल एल्काइंस। और टर्मिनल एल्काइंस का ही एक टेस्ट ये भी है कि अगर हम इसकी रिएक्शन Cu2+ और OH- से करा दें तो Q+ एसिटिलाइट का रेड पीपीटी आ जाता। ठीक, तो यहाँ तक भाई हम लोगों ने एल्काइंस की भी प्रॉपर्टी ख़त्म कर ली। लगभग हमने सेम टाइम पे ही क्लास ख़त्म कर पाई। काफ़ी तेज़ लिखा है इस क्लास में हम लोगों ने, तो बियर करना थोड़ा सा और लोगों तक शेयर करना है। कल की क्लास में हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करेंगे और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को कल की क्लास में कम्प्लीटली पढ़ लेंगे। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब फिनॉल वगैरह नहीं है, फिनॉल वगैरह को छोड़ के मेन रिएक्शंस पढ़ लेंगे जो ज़रूरी हैं, और फिर फिनॉल को फिनॉल में ही देखेंगे। ठीक है, तो संडे को ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। चिल करो, उसके बाद फिर ट्यूसडे से फिर अपना स्टेट्स ऑफ मैटर चालू हो जाएगा, और इधर सैटरडे संडे फिर से अल्काइलाइड और अल्कोहल आ जाएंगे। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखना, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत कम लोग देख रहे हैं, लेकिन तुम लोग जो लोग देख रहे हो उसके लिए थैंक यू, और शेयर करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जेईई मेंस जनवरी वाले में बेस्ट रैंक लेके आएँ, और बहुत जल्दी से हम लोग सारे काम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और कुछ ला रहा हूँ तुम्हारे लिए, होल्ड ऑन, थोड़ा सा रखो। और यार PYQ सीरीज़ भी थोड़ी सी डिले चल रही है, मेरे को पता है, मैं उसे कवर अप करूँगा। ठीक है, ओके देन, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना।